वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी अच्छी से रहेगी। अभी जो हम लोग करेंगे वो एमसीक्यू करेंगे। क्या काउंट एमसीक्यू हम लोग करेंगे TRE 3.0 के लिए, ठीक है। और साथ में स्टेट का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एग्जाम यदि आप एलिजिबल हैं, दोनों में से किसी में या कॉमर्स की कोई भी एग्जाम है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से पकड़ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है यहाँ पे दिया हुआ, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो पहला दिया हुआ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन और बिजनेस, लाइफ सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो थोड़ा सा हम लोग जो नोट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हम लोग आपको विजुअल्स होंगे, अब आप मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लाइफ सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। तो सबसे पहले मैच करने में हम लोग देखेंगे कि आपके लिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लाइफ सब्सक्रिप्शन। एनपीओ में आपने पढ़ रखा, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, लाइफ सब्सक्रिप्शन जीवन के लिए दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी का मैच कर रहा है 4 में, ठीक है। तो सी का मैच किया 4 में, तो कॉलम भी हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सी का ऑप्शन 4 में है तो इन दोनों में नहीं है, ठीक है, इन दोनों में नहीं है। फिर इसमें आएंगे सी का 4, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा इसमें मैच कर, तो आसानी से मैच कर गया, ठीक है। तो एक ऑप्शन ही है और अनदर ऑप्शन को भी देख लेंगे कि जो एक तो देख लिया कि लाइफ सब्सक्रिप्शन सबसे आसान था, एनपीओ में आपने पढ़ा रखा था। इसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, यानी जो आपने डिपॉजिट किया है, अब डिपॉजिट करेंगे तो वो हमेशा रेकरिंग के रूप में मिलेगा, हमेशा आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा बैंक से, ये मंथ का होगा या ईयरली, तो नॉर्मली ईयरली मिल जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट। देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में आपने जमा किया तो आपको प्राप्ति होगी, क्या होगी? प्राप्ति होगी। तो एक ऑप्शन से यहाँ पे प्राप्ति है और कहीं पे ऑप्शन आपको प्राप्ति की बात नहीं कर रहा था। तो डी का कौन सा है? 2 ऑप्शन है। तो कॉलम में नीचे भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे, डी का 2 ऑप्शन है। तो इस तरह से मैच कर सकते हैं। नॉर्मली एक ही ऑप्शन से आपने पकड़े तो सबसे पहले स्तंभ ए या स्तंभ 2 से मैच करना रहेगा, तो सबसे आसान सा आपको जो दिया रहेगा उसको देखना है, यानी फुल्ली आपको जो याद है उस पर देखना है। वन नॉर्मली देख लेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत लेके चले जाएंगे हम लोग, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत। तो सिंपल जो प्रीलिमिनरी है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस आपको आ जाएगा। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए आपने लोन लिया था, इसमें आपको पे करना है, तो ये आपके लिए क्या है? खर्चे हो जाएगी और वो रिवेन्यू, क्योंकि ईयरली आपको पेमेंट करना और साल भर में आपको कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम होगा जो साल भर में होता है वो आपको रिवेन्यू के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता ही है। तो बी का ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही होगी वो यहाँ से आप देख लेंगे। तो डी ऑप्शन आपको राइट हो गया। अब आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और देखेंगे एक प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च, क्या एक्सपेंडेड इनकर्ड बाय द पब्लिशर एक्वायर्ड कॉपीराइट इज। अब देखना है कि एक प्रकाशक है वो कॉपीराइट लेना चाह रहे हैं, तो ये आपको जो कॉपीराइट है वो इनटैंजिबल एसेट्स है। क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स है, यानी अदृश्य, अमूर्त जिसको हम लोग भी कहते हैं, ठीक है, अमूर्त संपत्ति है। अब अमूर्त संपत्ति है, अब इसको आप परचेज कर रहे हैं, संपत्ति को परचेज कर रहे हैं, तो पूंजीगत में आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पूंजीगत में आ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें,
क्वेश्चन नंबर 3 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आगम व्यय है? आपको बताना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को आपको बताना है। तो नॉर्मल हमने बता रखा, रिवेन्यू कौन होता है? रिवेन्यू की जैसे ही आएगा यानी 12 मंथ में वो कम से कम एक बार वो घटना हो जानी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना। तो एक कारखाने के भवन में विस्तार की लागत, अब कोई बिल्डिंग आपका कारखाना है, इसको विस्तार करना है, तो क्या ईयर बाई ईयर हम लोग करते हैं, कम से कम साल में एक बार, माने कम से कम, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा तो विस्तार नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, एक भवन के क्रय करने पर कानूनी व्यय। अब भवन को हम लोग परचेज कर रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग को परचेज करते हैं तो वो आपको कैपिटल के अंतर्गत चला जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन देखेंगे, एक पूर्ण स्वामी वाले भवन को क्रय करने पे, क्या एक बिल्डिंग है उसको हम लोग ये भी बिल्डिंग ही परचेज कर रहा है, यानी पूर्ण स्वामी कह रहा है, मैंने पर्सनली आप एक बिल्डिंग खरीदे हैं, तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। तो ऑप्शन बच गया डी ऑप्शन राइट। एक पुराने भवन के पेंटिंग की लागत, एक बिल्डिंग है उसमें आप लोग नॉर्मली अपने घर में देखते हैं जो चूना पोता है हमेशा साल भर में कर लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन प्रॉपर है। अब कोई कहेंगे कि सर सेम करते हैं तो फाइबर के लिए, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। नॉर्मली हम लोग लेके चलते हैं जो भवन का पेंटिंग है वो ईयरली साल में एक बार कर ही ली जाती है, ठीक है। वो पुराने वाली जो पेंटिंग का प्रोसेस है उसके हिसाब से चलेंगे। और बाकी तीन ऑप्शंस आपको एक्यूरेट है कि इसमें नहीं होगा, और ऑप्शंस भी आपको है कि पुराने भवन के पेंटिंग की लागत को हम लोग क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। मानेंगे कि पेंटिंग साल में एक बार हम लोग कर लेते हैं, पुताई सफाई हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? तो दोनों ऑप्शन हमने आपको बता रखा है, एक देख लीजिएगा, एक तो रिवेन्यू और एक आपको कैपिटल। इसमें आप एक्सपेंडिचर लगा लीजिए या इनकम लगा लीजिए, दोनों में, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी इसको आयगत कहते हैं, आयगत, इसको हम लोग पूंजीगत कहते हैं, आयगत और पूंजीगत। तो सिंपल हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसको आयगत कहेंगे और किसको आयगत के अंतर्गत जो आपको आएगा वो आपको रेकरिंग टाइप का होता है, मैंने हमेशा वो आपको घटनाएं या लेन देन होती रहती है, उसको हम लोग आयगत के अंतर्गत लाएंगे। खर्चे होंगे तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे, इनकम हो जाएंगे तो वो रिवेन्यू इनकम कहलाएंगे, ठीक है। मैंने कम से कम साल में एक बार, ईयर में कितना एक बार हो जाना चाहिए, तब हम उसमें कंसीडर करेंगे। एक से जितनी बार अधिक होगा उतनी आपकी परवल दावेदारी हो जाती है रिवेन्यू इनकम या एक्सपेंडिचर्स के रूप में। कैपिटल में एक यानी 12 मंथ एवब पे होगा, यानी ऑलमोस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लाइफ में एक बार ही होते हैं नॉर्मली, बट इनकम की बात करें तो 12 मंथ से अधिक के, ठीक है, कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में एक बार घटनाएं होती है या लेन देन होते हैं, तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस या इनकम कहते हैं। खर्चा करेंगे तो एक्सपेंस का ही नहीं, इनकम होगा तो कैपिटल इनकम कहेंगे। तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं हो। रिवेन्यू में ध्यान रखिएगा कि साल में कम से कम एक बार हो जाना चाहिए, कैपिटल में कि साल में एक भी बार नहीं होना चाहिए, मैंने एक साल से ऊपर में कोई घटनाएं हो उसको हम लोग लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पूछा आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यानी मोर देन 12 मंथ्स, एक साल से ऊपर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में वो घटनाएं नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन की लागत आपको पूछा गया है, तो आपको एडवर्टीजमेंट आप दे सकते हैं, या तो साल में एक बार 2 बार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो रिवेन्यू के अंतर्गत आ जाएगा, या डेफर्ड रिवेन्यू के अंतर्गत। ऐसे एडवर्टीजमेंट भी आ देखा कि रिवेन्यू तो है लेकिन डेफर्ड रिवेन्यू के अंतर्गत उसको हम लोग रखते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। बी ऑप्शन है सुपुर्दगी वाहन का क्रय करने, यानी परचेज ऑफ डिलीवरी वाहन, यानी एक कार आप खरीदते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए क्या किया आपने, एक कार खरीदा, तो ये आपके लिए क्या है, आपके लिए एसेट्स है, ठीक है। अब ये एसेट्स हो गया तो ये कैपिटल कैपिटल हो गया ना, और खरीदे हैं वो आपका एक्सपेंस है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। वहीं आगे चलते हैं, रॉ मटेरियल आपको तो नॉर्मली रॉ मटेरियल तो साल में कितनी बार भी परचेज करते हैं वो भी पता है, तो रिवेन्यू के अंतर्गत आ जाएगा, नॉर्मली एक्सपेंसेस में सम आ जाएंगे। और मशीन के तेल के यानी छोटे छोटे पार्ट है, मशीन वाल हमेशा हम लोग खरीदते रहते हैं नॉर्मली, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे,
पूंजीगत लाभ अर्जित किया जाता है। अब आपको बताना है पूंजीगत लाभ हम लोग कहाँ से अर्जित करेंगे। चालू संपत्तियों के विक्रय से, अस्थायी संपत्तियों के विक्रय से, या पूंजी संरचना से, या व्यवसाय लेन देन से। तो अब आपको बताना है, अभी हमने बताया कि पूंजीगत का मतलब कैपिटल, प्रॉफिट का मतलब लॉन्ग टर्म्स जो कैपिटल्स होंगे यानी फिक्स एसेट्स की बात करेंगे तो करेंट में तो जाएंगे नहीं, ये खत्म हो गया। तो फिक्स एसेट्स यहाँ पे है तो बी ऑप्शन सही रहेगा। कैपिटल यहाँ पे है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन यानी पूंजी की संरचना, यानी पूंजी को बढ़ाते हैं तो वो प्रॉफिट थोड़े ना होगा, वो तो आपको फंड जनरेट करना है, व्यापार में लेन देन से भी वो आपको नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन सही है वो आपको बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स या रिवेन्यू इनकम या कैपिटल इनकम के बारे में आप लोग को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से आपके स्क्रीन पे है और आपको बताना है कि निम्नलिखित प्राप्तियों में से कौन सी प्राप्तियां आयगत है, यानी रिवेन्यू की बात करिए। रिवेन्यू मतलब साल मैंने 12 महीने में एक बार, यानी एक साल में कोई वो घटना एक बार हो जानी चाहिए, तो वो हम लोग आयगत के अंतर्गत लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है विनियोग के विक्रय से वसूली की गई राशि। अब कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसको हम लोग क्या कर लिए हैं, सेल करके अमाउंट रिलीज कर रहे हैं। तो ये साल में हमेशा थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो लॉन्ग टर्म्स के लिए करते हैं, तो भी ऑप्शंस नहीं होंगे। आगे देखते हैं, विनियोग से प्राप्त लाभांश, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा तो क्या आप डिविडेंड प्राप्त करते हैं ना ईयरली, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हमेशा ये प्राप्त होता है। फिर अमाउंट बोरो फ्रॉम बैंक, बैंक से यानी बैंक से लिया गया ऋण की राशि। अब लोन लेते हैं तो लोन तो एक ही बार लेंगे ना एक साल में, जनवरी की बात करते हैं, कोई 10 लाख का लोन लिया है तो एक ही बार लेते हैं, तो ये तो कैपिटल के अंतर्गत आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में। और ये आपको सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण कर रखे, आपकी जमीन है और वो सरकार परचेज करना चाहती है, तो थोड़ा ना डेली डेली सरकार परचेज करती है। ठीक है, कभी कभार जीवन में कई बार ऐसा होता है, तो ये भी कैपिटल के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जो है वो आपको बी ऑप्शन हो गए। आगे देखते हैं हम लोग। अब आपको बताना है विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय जिसका लाभ 3 वर्षों तक मिलेगा, यानी कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं लंबे समय तक उसकी बेनिफिट को पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। वही नीचे भी वही ऑप्शन है कि विशेष विज्ञापन अभियान पे 1 लाख रुपए व्यय किया गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीगत कहेंगे, आयगत कहेंगे, या अस्थायी गत आयगत व्यवसाय या संभाग दायित्व कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे एडवर्टीजमेंट की बात आएगा वो डिफर्ड रिवेन्यू यानी लॉन्ग टर्म्स आपको उससे प्रॉफिट मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रख लीजिएगा कि डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे भी हमने पीछे जब डिटेल किया था तो वहां पे आपको बता रखा था। तो उम्मीद करते हैं ये भी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डिफर्ड है क्या है। जो विज्ञापन हमने कर रखा, एक फेयर लवली का एडवर्टीजमेंट आपने बहुत साल पहले देखा होगा, उसका प्रॉफिट अभी तक कंपनी पा रही है, मतलब सेल इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी आयगत व्यय है। अब आपको फिर से बताना है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन सा, इसका ऑप्शंस आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन दिया पुरानी संपत्तियों को क्रय करके चालू स्थिति में लाना, यानी कोई एसेट्स हम लोग परचेज कर रहे हैं। अब कोई एसेट्स परचेज करेंगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा, हमने आपको बता रखा है कोई एसेट्स किया है और उसको चालू करते हैं स्थिति में लाने के लिए, यानी कुछ पार्ट पुर्जे खराब है तो वो मरम्मत करते हैं, तो उस समय हम लोग उसको कैपिटल में ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये भी आपको कॉस्ट शेयर को इशू करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। और डी ऑप्शन है प्रतियोगी द्वारा मुकदमे के बचाव हेतु कानूनी व्यय, यानी तो ये इसको भी हम लोग ले जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो नॉर्मली ऐसे बी ऑप्शन है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसका सही हो जाएगा, आयगत के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक्चुअली जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आयगत व्यय के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, तो डिफर रिवेन्यू भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो वो आप टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक व्यय पूंजी आय होता है क्यों। अब आपको बताना है कोई व्यय पूंजीगत व्यय क्यों होता है, वो आपको बताना है। वो भी हमने आपको बता रखा है कि राशि का
भुगतान एक मुश्त होता है, लमसम अमाउंट की बात करें, लार्ज अमाउंट की बात करें और चालू वर्षों के लिए लाभ होता है, ये बोल रहा है 1 ईयर से संबंधित होता है। तो नहीं, हमने आपको बता रखा कि एक से अधिक साल के लिए क्या, कि कम से कम एक से अधिक साल में कोई एक घटना होती है, यानी भविष्य में भविष्य के लाभ से संबंधित होती है। कौन सी? एक भविष्य के लाभ से संबंधित होती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ऐसे ऑप्शन में रहता है अक्यूट के हिसाब से ए, बी और बी, डी। तो जो ऑप्शन होंगे वो आपको एक लंबी राशि और भविष्य के लाभ से संबंधित होते हैं। तो बीपीएससी में आपको कूट के हिसाब से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट आपको होते हैं और ऐसे ऑप्शंस के हिसाब से इसमें जो राइट हो जाएंगे वो हो जाएगा डी ऑप्शन, भविष्य के लाभ से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो एक लंबा अमाउंट होता है, जैसे बिल्डिंग परचेज कर लिए, कोई गाड़ी परचेज कर ली तो 10 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की बिल्डिंग है, तो बड़ा अमाउंट भी उसमें होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से भविष्य के लाभ से संबंधित होती है, जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे। रिक्रूट के हिसाब से रहेगा तो बी और डी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक संस्था में गुप्त संचय का सीजन होता है, अब इंक्रीज करना है यानी सीक्रेट रिजर्व आपको करना है, तो संपत्तियों का वैल्यूएशन हम लोग कम कर लेते हैं। आपके पास संपत्ति 10 लाख की है बट बुक में आपने 9 लाख दिखा रखा, तो 1 लाख आपके पास बैकअप है ना, तो वो आपको क्या हो गया, जो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा पूंजीगत है? अब आपको बताना कि कौन सा पूंजीगत है वो बताना है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात कर रही है, तो पुराने टायर ट्यूब का नए से प्रतिस्थापन, जो ओल्ड ट्यूब टायर है उसको नया चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी द्वारा ट्रक परचेज किया गया है, पुराने भवन को रंगाई किया गया है, उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं मोटे अमाउंट, जो साल में कभार नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने 1 साल से ऊपर में जो घटनाएं होते हैं उसको हम लोग पूंजीगत कहते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन है। कंपनी ट्रक बार बार थोड़ा नहीं खरीदेगी। ठीक है, लंबा अमाउंट है, ये आगे भविष्य के लिए भी प्रॉफिट देती है। एक बार ट्रक करते हैं तो 20 से 25 साल चलती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको सही है। और कोई कमेंट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। किसी प्रकार की और दिक्कत आपको रहेगी तो वहाँ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को हम कवर करेंगे। ठीक है, टेक केयर से, बाय बाय।